पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला झूठ का है। इस मुल्क के अंदर झूठ बोला जाता है, झूठ दिखाया जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की बहुत सारी तारीख झूठ के ऊपर मबनी है, जो बाकायदा से पढ़ाई के जरिए हमारे जहनों में और हमारे दिमागों के अंदर ठोसी जाती है। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी जो ढांचा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर मबनी है, और वही झूठ इस मुल्क के अंदर फैलाया जाता है, और इस मुल्क के अंदर सच नहीं है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, एक नौजवान की वीडियो है, और उस नौजवान ने बहुत सारी सच्ची बातें की हैं। वो नौजवान ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया जा रहा है, और मैं उनकी लॉन्चिंग के ऊपर बाकायदा ये देखने के लिए आया हूं कि किस तरह से इस कौम को जूते मारकर प्लेट में रख के नवाज शरीफ साहब के सामने पेश किया गया है। इसको गद्दार कब कहना है मुझे आज ही बता दो। मैंने इस शख्स को चोर कब कहना है मुझे आज ही बता दो। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ताकतवरों से या फैसला साजों से अक्सर हम ये सवाल पूछता हूं कि बराए मेहरबानी मुझे अभी से ये बता दें, यानी जूते मारे बगैर ही मुझे ये बता दें कि कब नवाज शरीफ को गद्दार कहना है, कब नवाज शरीफ को चोर कहना है, कब नवाज शरीफ को सजा याफ्ता मुजरिम कहना है, और कब नवाज शरीफ को हीरो मानना है। आज वो कहते हैं कि हीरो मानकर आपने कहा तो हमने इन्हें हीरो मान लिया है, और हीरो मानकर एक दफा फिर यहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये बता दें कि अब अगली दफा इन्हें चोर कब कहना है और अगली दफा इन्हें डाकू कब कहना है। उसके बाद जो बात कर रहे हैं वो बात बड़ी सीरियस है। वो कहते हैं कि मैं जब भी किसी के हाथ में लाठी देखता हूं, सोटा देखता हूं, डंडा देखता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भेड़ हूं, महसूस होता है कि मैं बकरी हूं। चाहे वो पुलिस वाला हो, आईजी हो, एसपी हो, किसी के हाथ में मैं डंडा देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं बकरी हूं, मैं भेड़ हूं, और उस डंडे से बाकायदा से मुझे हांका जाता है। ये तस्वीर देखें। लाठी देखता हूं तो मुझे ये एहसास होता है मैं भेड़ हूं, और जब मैं किसी बड़े के हाथ में लाठी देखता हूं तो मुझे लगता है मेरा वजीर आजम भी भेड़ है। इस तस्वीर को गौर से देखें, इस तस्वीर में मुस्कुराहट देखें। एक तरफ डोनाल्ड ब्लूम बैठे हुए हैं, अमेरिकन एम्बेसडर, यानी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का एक चेहरा है। इसको गौर से देखें, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक कन्विक्टेड शख्सियत, एक प्रोक्लाइम्ड ऑफेंडर मियां नवाज शरीफ साहब के चेहरे को देखें। इन दोनों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है। ये फातिहाना मुस्कुराहट है, ये जीत की मुस्कुराहट है कि जनाब हमने डंडे के जोर पर आइन को रौंद कर, कवानीन को रौंद कर, मुल्क के अंदर जमहूरियत को रौंद कर आज यहां पर जनाब ये बैठे हुए हैं, और आज हम यहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर से जो बाकायदा से प्रेस रिलीज आती है वो और ज्यादा खौफनाक है। और वो प्रेस रिलीज क्या कहती है, उसका खुलासा ये है मोटा मोटा कि जनाब साड़ी गल हो गई है, हमारी ऊपर तक बातचीत हो गई है, यानी उतने उतने साड़ी गल हो गई है, और हमारे मामला जो हैं वो हमने सेट कर लिए हैं। लिहाजा खली वाले वोट को इज्जत दो, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जमहूर जनाब बढ़ गया है सब कुछ। लिहाजा ये प्रेस रिलीज के अंदर बाकायदा से जो पीएमएलएन का ऑफिशियल अकाउंट है वहां से आया है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं डोनाल्ड ब्लूम और मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। यानी डोनाल्ड ब्लूम यहां पर आकर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि आज मुल्क के दरपेश लातादाद मसाइल और बहरानों से निकलने में पाकिस्तान के अवाम एक दफा फिर यानी चौथी दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार देकर अपना भरपूर एतमाद करेंगे। यानी चौथी दफा एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब को मुंतखब करके अवाम अपने एतमाद का इजहार करेगी। तो क्या वाकई इस मुल्क के अंदर अवाम है? क्या अवाम है? क्या पाकिस्तान के अंदर वो खौफ, दहशत, बदमाशी, डंडा, लाठी, केसेस, मुकदमात, अवाम वो है? अवाम वो है जो जेलों के अंदर बंद है, अवाम वो है जो डरी हुई है, सहमी हुई है, अवाम वो है जो बोलने से, बात करने से डरती है। उस अवाम के बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ब्लूम ये कह रहा है कि वो अवाम फैसला करेगी। यानी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के लोग इस मुल्क के अंदर आईजी से मिलते हैं, वो इस मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं, वो इस मुल्क के एक ऐसे शख्स जो सजा याफ्ता मुजरिम हो उनके साथ जाकर मुलाकात करते हैं। और पाकिस्तान की अदालतें बदकिस्मती से सवालतकारी करते हुए नजर आती हैं, जहां पर वो मियां साहब के लिए ना सिर्फ रास्ता निकालती हैं बल्कि उसके बाद खुद ये कहती हैं कि जनाब ये जो रास्ता निकाला था मियां साहब के लिए गलत था, असल में ये वन टाइम एक दफा हमसे हो गया है, लिहाजा आइंदा के लिए हम सारे रास्ते बंद कर दें, आइंदा ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तारिक मतीन साहब ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं टाइम फॉर, इन्होंने उसके बाद यूएस एम्बेसी को बाकायदा से टैग करके लिखा है कि जनाब जवाब दें इस चीज का कि क्या आप लोग पाकिस्तान के अंदर इज यूएस एम्बेसी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कैंपेन फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिफोर इलेक्शंस, कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से कैंपेन चला रही है। और साथ उन्होंने ये स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। ये मामला बहुत आम तरीन है, बड़ा सीरियस नौयत का मामला है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या जवाब आता है। आपको याद होगा कि इससे पहले माजी में अरशद शरीफ साहब इस तरह के प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज बाकायदा से की जा रही थी, उस रिजीम चेंज से पहले इमरान खान की हुकूमत में बैनुल अक़वामी शख्सियात, डिप्लोमेट्स, हाई कमिश्नर्स, अहम तरीन लोग बाकायदा से मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियात और मरियम साहिबा से मुलाकातें करते रहे। सिबगतुल्लाह विर्क इसके ऊपर ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन 2 यानी रिजीम चेंज अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी पहला फेज कंप्लीट हुआ था
کہ جہاں پر عوام کو مار کر مقدمات کر کے گھسیٹ کر انہیں خاموش کروایا جائے, انہیں چپ کروایا جائے. اور ریجیم چینج پارٹ 2 یہ ہے کہ پوری برق رفتاری سے اسٹیلنگ الیکشنز کو چوری کرنا ہے, اور وہ تمام کردار جنہوں نے 2022 میں عوام کی منتخب جمہوری حکومت کو سازش اور ضمیر کی منڈیوں کے ذریعے اقتدار سے نکالا, اب انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نئی صف بندی میں مصروف ہیں. یعنی وہ تمام تر کردار جن کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے ریجیم چینج کروائی ہے یا کی ہے پاکستان میں, وہ سارے کردار اب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کو بھی پاکستانی عوام سے کسی نہ کسی طور پر چھینا جائے. ڈونلڈ لو کا نام بہت زیادہ ڈونلڈ بلوم کے قریب ملتا ہے, دونوں ڈونلڈ ہیں, بس لو اور بلوم کا فرق ہے, لیکن ڈونلڈ لو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, بلوم یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اور یہاں پر وہ تمام تر فیصلہ سازوں سے اہم ترین شخصیات کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن میاں صاحب کے لیے کیمپین صرف اور صرف یہ امریکن ایمبیسی نہیں کر رہی, بلکہ پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن یعنی اسٹیٹ ٹیلی ویژن, اسٹیٹ براڈ کاسٹر بھی باقاعدہ سے کر رہا ہے. یہ صرف ایک کلپ دیکھیں, یہ کلپ ایک پروگرام کا ہے, پروگرام کا نام ہے آئینہ, لیکن وہ آئینہ دکھایا انہیں تو برا مان گئے. اس کے اندر ایک معزز اینکر بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے یا کس طرح سے یہ سفارش کروا کر یہاں پر پہنچے ہیں اور کس کی سفارش سے یہاں پر انہیں لایا گیا ہے. یعنی اسٹیٹ ٹیلی ویژن پی ٹی وی خاص طور پر ایک مثال دی جاتی تھی کہ پی ٹی وی کا جو بھی اینکر ہوگا وہ ایک مثالی اینکر ہوگا, اس کا تلفظ, اس کی باڈی لینگویج, اس کا پروگرام کو کنڈکٹ کرنا, اس کی شخصیت وہ ایک مثالی ہوگی, یعنی وہ مثالی گفتگو کرے گا. لیکن یہاں پر حالات بڑے ڈیفرنٹ ہے. یعنی ایک ایسی بھرتی ہوئی ہے کہ جہاں پر ہمارے جو معزز اینکر ہیں ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, وہ ڈگمگا رہے ہیں, ان سے ایک جملہ ایک سینٹنس پورا نہیں بولا جا رہا, ان کی جو شخصیت ہے وہ شیکی ہے, انہیں ڈر لگا ہوا ہے, انہیں ایک خوف ہے, وہ کسی کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تسلط میں آ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کا موجد کون ہے, سی پیک کے بارے میں بات چیت کر, وہ سامنے احسن اقبال کو بٹھایا ہوا ہے. احسن اقبال صاحب شروع کرتے ہیں تو جناب ان کی تعریفوں کے پلوں سے شروع کرتے ہیں. یعنی کیسے لوگ پی ٹی وی میں بھرتی کیے گئے ہیں, یہ کیسا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, یہ کیسا ریاستی چینل ہے جو ایک پارٹی کے لیے مکمل سہولت کاری کر رہا ہے. سرینا کوئٹہ باقاعدہ سے ڈی ایس این جیز بھی جی جاتی ہیں, اپوائنٹمنٹس ایسی کی جاتی ہیں, پی ٹی وی کے اندر ایسے لوگوں کو 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 لاکھ روپے کے اوپر لگایا جاتا ہے جو کہ باقاعدہ سے یوٹیوبر رہ چکے ہیں, یا ایک مخصوص قسم کے یوٹیوبرز جو میاں صاحب کے جہاز کے اندر میں موجود ہوتے ہیں اور باتھ روم کے باہر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کرتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب سا معاملہ ہے جہاں پر ایک مکمل سہولت کاری باقاعدہ سے اب نظر آ رہی ہے اور وہ تمام تر سہولت کاری کی جا رہی ہے. بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بلکہ گزشتہ دن کا شاہ خانزادہ صاحب کا پروگرام, وہاں پر حامد میر صاحب باقاعدہ سے کھل کر یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جب بلوچستان کے اندر گئے تھے, وہاں پر جو باپ پارٹی کے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوئے ہیں وہ دباؤ کے تحت شامل ہوئے ہیں, انہیں پریشرائز کر کے نون لیگ کے اندر شامل کیا گیا ہے. یعنی وہاں پر بھی سہولت کاری کی گئی ہے, اور حامد میر صاحب کے دعوے کے مطابق وہاں پر باقاعدہ سے بہت سارے باپ پارٹی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی, یا پھر ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, لیکن اینڈ ٹائم پر ان پر پریشر ڈالا گیا, اور پریشر ڈال کر انہیں نون لیگ کے اندر باقاعدہ سے شامل کروایا گیا, یعنی مکمل سہولت کاری کی گئی. ایک اور اہم ترین خبر جو حامد میر صاحب نے بریک کی اور پاکستان میں اس کے بعد ڈسکس ہوئی کہ پاکستان کا جو آنے والا پی ایس ایل ہے, پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ, پاکستان کی ایک ایسی لیگ جو بین الاقوامی پاکستان کا ایک انٹروڈکشن ہے, پاکستان کا تعارف ہے, پاکستانی برانڈ میڈ ان پاکستان جو پاکستان کے اندر ہوتا تھا, اور جو بین الاقوامی دنیا کے دروازے جس نے پاکستان کے لیے کھولے ہیں اسے یو اے میں شفٹ کیا جا رہا ہے. حامد میر صاحب نے یہ سوال کیا کہ جو پی سی بی کے سربراہ ہیں جو کہ ذکا اشرف صاحب ہے, جو کہ پولیٹیکل اپوائنٹی ہے بنیادی طور پر, ان سے بلا کر سپریم کورٹ پوچھے کہ انہیں کس نے بتایا ہے کہ فروری میں پاکستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, یعنی فروری میں پاکستان میں انتخابات ہوں گے, اسی دوران پی ایس ایل ہونا تھا, لیکن پی ایس ایل کو یو اے میں شفٹ کیا جا رہا ہے, یا اس کا پروپوزل باقاعدہ سے حکومت کے سامنے رکھا جا رہا ہے. تو ذکا اشرف صاحب کو کس نے بتا دیا ہے ایڈوانس میں کہ پاکستان کے اندر فروری میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے؟ حامد میر صاحب نے باقاعدہ سے یہ بھی کہا کہ جناب انہیں ان کے پاس خبر ہے, یا بڑے مستند سورسز ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فرینچائزز ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ منہ بند, بات چیت نہیں کرنی, سیدھا یو اے ہی چلیں. اور کس نے بتا دیا کہ بین الاقوامی کھلاڑی جو یہاں پر آئیں گے خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی اٹیک بھی ہو سکتا ہے, یا ان کے حوالے سے حالات خراب کیے جا سکتے ہیں. فیصل وافڈا کا ایک کلپ ہے, بہت زیادہ وائرل ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والے ٹائم میں آپ کو نظر آئے کہ کوئی بہت بڑا ٹائکون, بزنس ٹائکون بھی آ کر یہاں پر پریس کانفرنس کرے, اور بزنس ٹائکون بھی آ کر بہت سارے حوالوں سے بات چیت کرے. اب یہ اہم معاملہ ہے, یہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے, اور القادر ٹرسٹ جو جتنی عمران خان کے اوپر کرپشن ڈالی گئی ہے اتنے القادر ٹرسٹ کے ٹوٹل اثاثے نہیں ہیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ رضوان خلجائی صاحب نے باقاعدہ سے جو آڈٹ آف القادر کا جو آڈٹ ہوا ہے اس کی رپورٹ بھی انہوں نے ساتھ اٹیچ کی ہے, اور یہ لکھتے ہیں آڈٹ رپورٹ کے مطابق القادر ٹرسٹ کے کل اثاثے 66 کروڑ روپے ہیں. تو عمران خان نے 60 ارب کی کرپشن کیسے کر لی؟ آڈٹ رپورٹ کے مطابق زمین اور بلڈنگ کی مالیت 47 کروڑ ہے. معاہدے کے مطابق ٹرسٹی عمران خان اور بشرا بی بی اس خیراتی ادارے کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے عطیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بلڈنگ سے کسی قسم کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
यानी वो ट्रस्टी हैं, किसी किस्म का जाती फायदा इससे नहीं उठा सकते। लेकिन ये मामला और ये करप्शन का केस भी बनाकर इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया है और इमरान खान को बदनाम करने की बाकायदा से कोशिश की जा रही है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी जहां पर एक मॉडर्नाइजेशन और जो इस्लामिक कंसेप्ट हैं उन सब के हवाले से नौजवानों को तालीम देनी थी, लेकिन हमारा मकसद कुछ हो रहे हैं, हमारे मकासद कुछ हो रहे हैं, हमारे मामलात कुछ हो रहे हैं। जो शाकिर महमूद अबान साहब हैं वो भी इस हवाले से ट्वीट करते हैं कि इमरान खान अलकादर ट्रस्ट बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और इल्जाम यह है कि इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाकर 60 अरब रुपए का फायदा उठाया है। इस ट्रस्ट के कुल असासे 66 करोड़ के हैं। बैरियर टाउन ने इस यूनिवर्सिटी के लिए कुल 20 करोड़ की मालियत के 458 कनाल जमीन अतिया की है, जो कि जेलम के एक दूरदराज इलाके में है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टोटल जमीन और बिल्डिंग की मालियत 47 करोड़ है। मुआहदे के मुताबिक ट्रस्टी यानी इस खैराती इदारे को बैरियर टाउन की जानिब से अतिया की गई जमीन से यानी किसी भी तरह का कोई भी फायदा ना तो इमरान खान उठा सकता है, ना तो बुशरा बीबी उठा सकती हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा बाकायदा से एक माहौल बनाया जा रहा है। अब एक अहम तरीन खबर है, और वो खबर गुज़श्ता दिन जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने यह खदशा जाहिर किया है कि साइफर केस में उन्हें उम्र कैद की सजा या फिर सजाए मौत दी जा सकती है, यानी जुल्फकार अली भुट्टो मॉडल बाकायदा से अप्लाई किया जाएगा। इस हवाले से एक ट्वीट भी आया है साबिर शाकिर साहब का, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला है, जिसके अंदर वो बाकायदा से लिख रहे हैं कि जनाब अनडाउटेडली कि जो इस सारे मामला है ये जो साइफर का, इसमें इमरान खान को डेथ सेंटेंस भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने साइफर केस को सजाए मौत और उम्र कैद करार दिया है। साबिर शाकिर ये उन्होंने ट्वीट किया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।